हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी की लास्ट क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांगों की संरचना व कार्य। कोशिकांगों की संरचना व कार्य की लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और प्लास्टिड के बारे में। हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था कि क्या तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कैसे स्ट्रक्चर होती है और कैसा इसका फंक्शन होता है। इसी प्रकार हम लोगों ने प्लास्टिड के बारे में भी डिटेल से पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो कौन सा है भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्वी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं ER और हिंदी में बोला जाता है अंतःप्रद्वी जालिका। क्या होती है अंतःप्रद्वी जालिका? सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो अंतःप्रद्वी जालिका भी जो होती है वो पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल में। किसमें पाई जाती है भाई? यूकैरियोटिक सेल में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सभी जो वेल डेवलप्ड जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बिकॉज यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो वेल डेवलप्ड सेल होती है या सुविकसित प्रकार की क्या होती है? कोशिका होती है। अगर हम बात करें इसकी संरचना की तो इसकी जो संरचना होती है वह नलिका रूपी संरचना होती है जो केंद्रक के दोनों साइड में जुड़ी हुई पाई जाती है। हम लोग स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये तो किसकी संरचना होगी भाई? न्यूक्लियस की। ठीक है, इसमें ये क्या पाए जाएंगे? क्रोमेटिन फाइबर्स। और इसके दोनों साइड में संलग्न अवस्था में पाई जाती है नलिका रूपी एक जाल के रूपी संरचना। इन संरचनाओं को कहा जाता है अंतःप्रद्वी जालिका। क्लियर है? तो दोनों साइडों में क्या पाई जाती है भाई? अंतःप्रद्वी जालिका पाई जाती है। ये जो संरचना होती है अनियमित आकार की संरचना होती है। कैसी होती है? अनियमित आकार की संरचना होती है। और इसके साथ ही साथ यह पूरे कोशिका द्रव्य में केंद्रक से संलग्न अवस्था में जाल के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अंतःप्रद्वी जालिका जो होती है वो होती है 2 टाइप्स की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप की होती है भाई? 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है रफ ER या खुरदरी अंतःप्रद्वी जालिका। क्या होती है? एक तो रफ ER, हिंदी में बोला जाता है खुरदरी अंतःप्रद्वी जालिका। और जो दूसरी होती है वो होती है स्मूथ ER, जिसे हम लोग SER भी लिख सकते हैं, स्मूथ ER। तो स्मूथ ER जो होती है उसे बोला जाता है चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका। क्या होगी भाई? चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका। तो अंतःप्रद्वी जालिका जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2। एक तो क्या होती है खुरदरी अंतःप्रद्वी जालिका और दूसरी क्या होती है? चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका। अगर हम बात करें खुरदरी अंतःप्रद्वी जालिका की तो जो खुरदरी अंतःप्रद्वी जालिका होती है उसके ऊपर राइबोसोम के पार्टिकल चिपके हुए होते हैं या राइबोसोम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। राइबोसोम के क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका की तो जो चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका होती है उसके ऊपर राइबोसोम के जो कण होते हैं वह एब्सेंट होते हैं।
मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण जो खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका होती है वो कैसी होती है, रफ होती है, ठीक है। जबकि चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका के ऊपर कोई भी राइबोसोम पार्टिकल नहीं पाए जाने के कारण ये कैसी होती है, स्मूथ होती है। राइबोसोम पार्टिकल्स प्रेजेंट होने के कारण ये जो राइबोसोम होते हैं वो कार्य करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस का या प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। इसके साथ ही साथ यह जो जालिका होती है विभिन्न प्रकार के श्रवण या सीक्रेशन का भी क्या करती है, कार्य करती है। इसी प्रकार अगर हम दूसरी बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम पार्टिकल नहीं पाए जाते। यह जो मेम्ब्रेन होती है या यह जो संरचना होती है वो बनी हुई होती है लिपिड और प्रोटीन की। किसकी बनी होती है भाई, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई संरचना होती है। कौन सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका मेन फंक्शन पता लग गया हम लोगों को, रफ ईआर के ऊपर क्या बन रहे हैं, राइबोसोम पार्टिकल, तो क्या फंक्शन हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस का। तो हम लोग बोल सकते हैं राइबोसोम अंतःपृथ्वी जालिका के ऊपर उपस्थित होने के कारण ये प्रोटीन संश्लेषण में भी अपना क्या निभाती है, मुख्य योगदान निभाती है। जबकि इसके अलावा विभिन्न प्रकार के श्रवण पदार्थों के श्रवण में भी अंतःपृथ्वी जालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो अंतःपृथ्वी जालिका की जो खोज की एक वैज्ञानिक थे पोर्टर। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने क्या की इसकी खोज, पोर्टर नामक वैज्ञानिक। क्लियर है। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है अपना गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो अपना नेक्स्ट क्या है भाई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हिंदी में बोला जाता है गोल्जी उपकरण। सबसे पहले अगर हम बात करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो डिस्कवरी की वो की थी एक वैज्ञानिक थे कैमिलो गोल्जी ने। किसने की भाई खोज, कैमिलो गोल्जी, जिसे सी गोल्जी भी बोला जाता है, कैमिलो गोल्जी ने की। इन्हीं के नाम के आधार पर इस जो सेल ऑर्गेनल को जो नाम मिला वो क्या मिला भाई, गोल्जी काय। क्लियर है। इन्होंने केंद्रक के पास सबसे पहले इसकी जालिकावत संरचना के रूप में इसको देखा था 1898 में। किसने देखा भाई, 1898 में इसकी खोज की। सबसे पहले इन्होंने केंद्रक के पास देखा था कि क्या देखा कि केंद्रक के पास एक जालिकावत संरचना पाई जा रही है। कैसी संरचना पाई जा रही है, जालिकावत संरचना पाई जा रही है जो कैसी है, कलर्ड स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है भाई, कलर्ड स्ट्रक्चर है। तब इन्होंने गोल्जी का इसका क्या रखा, नाम रखा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह जो संरचना होती है बहुत सारी डिस्क के आकार की संरचना होती है। कैसी होती है, डिस्क के आकार की क्या होती है, संरचना होती है इस प्रकार से। और ये जो संरचना होती है वो चपटी डिस्क के आकार की कैसी होती है, चपटे डिस्क के आकार की संरचना होती है। अगर इनके व्यास की बात करें तो इनका जो व्यास होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर होता है। क्लियर है। ये कैसी संरचना है, चपटी थैली के आकार की संरचना है। व्यास कितना है, लगभग 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर। ठीक है। और ये एक ढेर के रूप में पाई जाती है और एक जाली में या जालिका रूपी संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है। यह जो ऑर्गन है वह भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लियर है। अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी की,
या गोल्जी काय के कार्य की, तो गोल्जी काय का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है विभिन्न पदार्थ को श्रवण का। इसमें भी मुख्य रूप से ये ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई? ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का क्या करते हैं? निर्माण। ये मुख्य कार्य है गोल्जी बॉडी का। क्लियर है? किसका संश्लेषण करते हैं भाई? ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही साथ ये विभिन्न प्रकार के जो कोशिका के द्रव्य होते हैं उनको अंतराकोशिक लक्ष्य तक पहुंचाने का भी क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है। और उन्हें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे कोशिका के बाहर श्रवण करने का भी क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो ये था अपना गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है?